नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक मुलाकात में हर बार की तरह आज एक अति विशिष्ट मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो आपसे मुलाकात करेंगे। उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, उनके जीवन के अनुभव और साथ में उनके कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको कभी सुनने को मिली हों, इस एक मुलाकात में जानने को मिलेंगी। आइए बात करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि से। आज के हमारे अतिथि हैं झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदया। इनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा से इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। एक ट्राइबल फैमिली से, मयूरभंज से बिलोंग करते हुए भी संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा इन्हें आज इस पद तक ले आया है। पहले उड़ीसा सरकार में मंत्री पद पर रहीं और फिल वक्त ये झारखंड राज्य की महामहिम राज्यपाल महोदया हैं। आइए करते हैं उनसे बातें इस एक मुलाकात में। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। पहली बार तो आप ये पूछना चाहते हैं हम आपसे कि एक ऐसे पोजीशन पे रहते हुए जहां पर आप पूरे राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में हैं और वहां पर पहुंचने के लिए मैं समझता हूं एक बहुत तगड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, जहां पर आपने लोगों की सेवा की है, लोगों से जुड़े हुए हैं। आपका सफर कैसा रहा पॉलिटिक्स के साथ? क्या कहीं से प्रेरणा थी कि भाई हम पॉलिटिक्स करें पहले से, या फिर ये एक एक्सीडेंटल चीज थी? क्योंकि मैं ऐसे एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ जी, और ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ। मैं तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। मैं सोच रही थी कि थोड़ा पढ़ लिख लूं और नौकरी कर लूं और फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दूं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे घटनाएं घटी तो मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा। तो बच्चे जो बढ़ने लगी तो मेरे पास टाइम ही टाइम, सरप्लस टाइम मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा कि कुछ काम करना चाहिए। मेरे पास कोई काम नहीं था। पब्लिक स्कूल में मैं ऑनररी टीचरशिप की जी, मैं पगार नहीं लेती थी। जी जी। तो इससे भी मेरा टाइम बहुत ज़्यादा फिर सरप्लस हो गया। तो कुछ सोशल इंस्टीट्यूट से मैंने जुड़ किया, सोशल वर्क किया बहुत सारा। गांव के लोग जो बहुत पिछले हैं, पिछले एरिया, वहाँ मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। ट्राइबल लोग एजुकेशनली, सोशली बहुत बैकवर्ड, मैं उनके लिए काम किया जी। मुझे लगता है कि लोगों का नज़र मेरे ऊपर पड़ा, मेरे पीछे पड़ गए कि आपको तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। तो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप इतना टाइम दे रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। लेकिन मेरे पीछे ऐसे वो लोग पड़ गए कि वो मेरे पतिदेव को वो लोग समझने लगे। तो उन्होंने भी कहा नहीं देखिए, मैं ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ जो अभी तक उनका सोच बदला नहीं। एक महिला जब सोसाइटी से बाहर, घर से बाहर जाएगा तो तरह तरह के, क्योंकि आप जो कहते थे कि पॉलिटिक्स को थोड़ा दूसरे नजर से लोग देखते हैं। बिल्कुल, लोग ऐसे समझते हैं पॉलिटिक्स एक डर्टी वाटर्स है, वहां पर जाना नहीं चाहिए। और फिर एक वोमेन के लिए, एक फिर ट्राइबल वोमेन के लिए जो गांव के हैं, गांव के लोगों का सोच तो ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा आप जो चाहते हैं, लेकिन वो कभी रात को भी 24 आवर सर्विस, कभी कहाँ क्या हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसे टिकट मिला तो लोगों ने मुझे मेरे लिए काम किया, मैं जीत गया, फिर वाइस चेयरमैन बन गया। और एक नोटिफाइड एरिया काउंसिल में, मेरा गांव में अपना गांव है, लेकिन वो बच्चे जो पढ़ने के लिए फिर वहाँ इतना सुविधा नहीं था, इसीलिए हम टाउनशिप में रहने लगे। तो टाउनशिप में फिर मुझे वाइस चेयरमैन बना दिया गया और मुझे कुछ काम दिया गया। वो काम को मैं ऐसे किया कि हर कोई अप्रिशिएट किया जी। तो मुझे वो फिर टर्म खत्म नहीं हुआ, मुझे फिर टिकट दिया गया कि एमएलए की। एमएलए भी बन गई, फिर मुझे मंत्री बना दिया गया। मंत्री तो बन गई, फिर वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। मुझे इसलिए फिर दूसरा टर्म भी मैं मिलती, मुझे अवार्ड भी मिला। अवार्ड मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला। और मंत्री में भी मुझे जो डिपार्टमेंट, मुझे 2-3 डिपार्टमेंट दिया गया, मैं बहुत अच्छा काम किया। तो इसके बाद फिर मेरे जीवन में बाढ़ आ गया।
भूकंप आ गया, सुनामी आ गया। पॉलिटिक्स में तो थी, लेकिन मैं बहुत स्पिरिचुअल, जहाँ पे भी भजन कीर्तन होता था, जहाँ प्रवचन होता था, मुझे जाती थी। मुझे कोई अजीब सी खिंचाव है जी। बहुत सारे किताबें पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसी माइंड के मैं हूँ। मैं किसी को दुख देना, किसी के दुख दर्द को बांटना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर भी इतने करने के बाद भी मेरे जिंदगी में बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया। 2009 में मेरा बेटा, तो 25 साल का बेटा देहांत हो गया। सोया था, बस सुबह उठा तो बेटा नहीं। तो बहुत धक्का लगा मुझे, फ्रस्ट्रेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया। तो पहले से भी मैं मिली थी ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम के भाई। 2002 में एक भाई मुझे बोला कि चलिए को ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना है, वहाँ का कोर्स करना है, वहाँ बहुत अच्छा है। मैंने सोचा, मैंने तो बहुत सारा स्पिरिचुअल संस्था के साथ में जुड़ चुकी हूँ और मुझे लगता कि ऐसे ही एक संस्था होगा शायद। मुझे वहाँ पर भी जैसे दूसरी संस्थाओं में होता है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो मैंने बोला कि फिर मैं बहुत 2-3 जगह भी और मैं थोड़ा बोलने के लिए मुझे गेस्ट के रूप में मुझे वहाँ इनवाइट करते थे। मैं जाती थी, थोड़ा बहुत बोल लेती, फिर आ जाती थी। कोर्स की किताबें भी मैंने पढ़ी। मैंने सोचा टाइम शायद नहीं दे पाऊँगी, रोज रोज आना कोर्स करना ये शायद नहीं कर पाऊँगी। तो जो इतना आने के बाद मैंने सोचा नहीं, जिंदगी जीने के कैसे जी पाऊँगी, तो जी तो नहीं पाऊँगी मुझे लगता है कि लेकिन जीना तो है। लेकिन मेरे पीछे और भी लोग, जो लोग हैं उनके लिए जीना है। और भी मैं 2 बेटा 1 बेटी, उनके लिए मुझे जीना है। तो जीऊँगी कैसे? तो डिप्रेशन में 2 महीने में चले गई। मैं नींद नहीं, रोती रही। नींद मारूंगी तो नहीं, मैं तो, लोग कहते हैं कि ये तो मर जाएगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे जीना है। लेकिन जीने के लिए एक आधार चाहिए। आधार क्या होगा? तो मैंने कॉल किया, ये संस्था को कॉल किया, बहनें आई तो कोर्स किया। कोर्स तो किया, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। क्या बोल रहे थे, क्या क्या ऐसे ऐसे। क्यों पहले से नहीं आई इसी संस्था को? तो ये प्रश्न अंदर था। हाँ, क्यों इसी संस्था से क्यों नहीं जुड़ा? शायद मेरे कारण ही ये सब हुआ, ये हुआ, ऐसे होता तो शायद नहीं होता। तो फिर जुड़ गया। तो कुछ दिन तो फिर मैं घर से ही नहीं निकली, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। लोगों मुझे मेरे कार्यकर्ता लोग आए, नहीं आपको तो घर में नहीं रहना है, आपको जाना है, लोगों से मिलना है, आपको दूर दूर बांटना है। तो फिर आपका जितने गाँव है सब, हम सब आपके बच्चे हैं। अब तो एक बच्चा खोए, हम तो 1000 बच्चा, लाखों बच्चा आपके हैं। तो मैंने सोचा ठीक है। फिर मुझे इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, तो फिर घूमते रही, फिर भूल गई, सब कुछ भूल गई। फिर यहाँ भी सुबह शाम आने लगी, संस्था को आने लगी। कभी दिन में सुबह से 2 बजे तक पॉलिटिकल काम, फिर 2 बजे से और रात 10 बजे तक संस्था का काम। गांव जाते थे, क्लास करते थे, कोर्स करते थे, मैं प्रोग्राम करती थी। मेरे पास गाड़ी था, फिर बहनें में गाड़ी में जाते थे, फिर हम गांव घूमते थे, फिर काम करते थे। फिर 2013 आए, जनवरी 2 को फिर दूसरा बेटा चला गया, घर से निकल गया, फिर वो लौटा नहीं। ये जो दूसरी बार ऐसी घटना हुई, वो जब आपके पास ऑलरेडी जीवन में एक लॉस ऐसा हुआ है और अब दूसरे बेटे के साथ जब ऐसा हुआ, तो डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ा होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा तब, बाबा क्या मुझे क्या ऐसे मैंने परीक्षा ले रहा है मेरे पास। तो मुझे बहने ने बोला, ये आपको ये कहते हैं ना कि हलवा जो पक जाता है वो कढ़ाई से डिटैच हो जाता है जी। कैसे एग्जाम्पल देने लगे। लेकिन मन तो मन है ना, आप जो भी बोलिए, आपको मन को संभालना है, आप खुद को ही करना पड़ता है। बोलने से या कोई लिखने से, कोई सुनने से नहीं, और ठीक नहीं होगा।
फिर भी उन्होंने कहा मुझे कि आपको हलचल के अंदर अटल रहना है। कैसे हलचल के अंदर अटल में रहूं? फिर योगा किया, सुबह शाम योगा करते रहे, वो बाबा के कमरे में योगा करते रहे। मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ मिले, शक्ति मिले। फिर कुछ दिन फिर डिप्रेशन तो नहीं हुआ था, ये थोड़ा कम धक्का लगा पहले से, थोड़ा स्ट्रॉन्ग में तो थोड़ा कम धक्का लगा। फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है बार बार? तो मेरा जो पतिदेव थे वो थोड़ा इतना मेरे जैसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा उनका वो डिप्रेशन लगा उनका। वो इसके बाद फिर मेरे से छोटा भाई वो भी चले गए, मेरे माता जी चले गए। मेरे दूसरा बेटा जाने के बाद 1 महीने के अंदर वो 3 आत्मा चले गए, जो नियर एंड डियर। फिर ऐसे हम रहने लगे। मैं काम करने लगी, गांव घूमने लगी। फिर भी योगा है वो करने लगी। फिर भी मैंने सोचा मैं थोड़ा उसको भूलने के लिए कोशिश करती थी। फिर इसके बाद मेरा लास्ट ईयर 2014 में, बेटा का 2013 में देहांत हो गया। 2014 मेरा पतिदेव चले गए। बेटी को मैंने बोला तुम भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाओ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सांस मुझे लगता है मेरा जो सांसों का खजाना है मुझे लगता है कभी भी चले। कहा तो आपको क्या मिला शादी करके? वहाँ जाके आपको तो कुछ नहीं, आप तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाते हैं, आपको क्या मिलता है? मुझे जो मिला है मुझे पता है, आपको भी मिलेगा। अभी आए और नहीं आई तो शादी कर लो। उन्होंने कहा मैं शादी भी नहीं करूँ तो क्या करोगे? मेरे पीछे में जब चली जाऊंगी तो तुम तो अकेले पड़ जाओगी। तो बहुत भी समझाने के बाद उनको मैं शादी करवा दिया और नौकरी कर रही। तो मैं ऐसे सेवा करने लगी। अभी तक भी जितने तक मुझे ये गवर्नर पोस्ट नहीं मिल रहा था, मैं गांव घूमने लगी, लोगों को सेवा करने लगी। जो लोग ऐसे वहाँ के लोग का जो लाइफस्टाइल, खाना पीना ये और XYZ, उसमें वो मस्त रहते हैं। उनको मैंने बोली कि देखिए ऐसे नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कुछ लोग तो बदल गए हैं। इसके बाद मैंने लैंडेड प्रॉपर्टी मेरे पतिदेव का बहुत ज़्यादा है, मैंने बहनों को दे दिया। घर गांव में जो घर है, बहनों को बोले कि तुम गाँव यहीं पे रह कर के लोगों का सेवा करो। फिर मेरा एक भाई है, उनको मेरे पास बुला लिया। उनको मैंने बोली कि चलो तुम्हारे घर भी दे दो, ब्रह्मा को वो भी दे दी। अभी अपना घर जो टाउन पे है वहाँ मेरे भाभी रहती है अकेला। तो अभी फिर उसको भी हम सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी को हम दे देंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये ही ठीक रहेगा। तो लोग कहते हैं कि मुझे एक दिन ऐसे न्यूज आया कि नहीं आपको तो वो लोग गवर्नर बनाने के लिए सोच रहे हैं। मैंने क्यों? ऐसे गवर्नर में बन गई। लोग मुझे पूछने लगे, जितने भी न्यूज वाले सब पूछने लगे कौन सिफारिश के? मतलब मेरे लिए सिफारिश करने के लिए कोई नहीं। मैं अप्लाई भी नहीं किया और मैं किसी को बोला भी नहीं। मुझे पता नहीं कौन मुझे गवर्नर बना दिया। मुझे लगता है कि बाबा ही शायद सिफारिश करने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे हूँ कि मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं। ये जो आपकी जीवन की कहानी है, जब इसे सुनते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को भी ये बिलीव करने के लिए बहुत ही मुश्किल सी जैसी कहानी लगती है। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जहाँ पर इतना स्ट्रगल किया हो, ट्राइबल बैकग्राउंड से आना जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ ना हो, फिर भी लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। जीवन में इतने सारे पर्सनल लॉसेस होने के बावजूद, इतने जीवन में नुकसान होने के बावजूद भी लोगों की सेवा के प्रति समर्पणता रखना, अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। अगर वो आंतरिक बल ना हो तो शायद ही इसे कोई कर सकता है। नहीं, मैंने सोचा कि देखिए बैठने से तरह तरह की याद आएगा। मैं एंगेज होना चाहती हूँ। एंगेजमेंट भगवान के दया से मेरे पास खाने के लिए है, रहने के लिए है, तो इसीलिए मेरे पास जो टाइम है, टाइम ही बहुत ज़्यादा है, वो फिर मैं देना चाहती हूँ। कहाँ दूँ?
मैं तो अर्निंग करने का जरूरत नहीं है, कुछ तो खाने के लिए है, अभी एज हो गया है, 2 रोटी खाना है, बस हो गया, 2 रोटी के लिए और तो कुछ कमाना नहीं, इसलिए मुझे देना है, सोसाइटी को देना है। जो लोग ऐसे ऐसे मेरे जैसा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में, मुझे तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, लेकिन जो लोगों को कुछ भी नहीं, उनके लिए कुछ करना, उनके लिए जीना है, उनके लिए मुझे कुछ करना है। बिल्कुल, हिंदी में कहा जाता है कि वह जीना भी क्या जीना है जो खुद के लिए और मर जाए जो, यह राजयोग अमृत घोलो औरों का भला हो जाने दो। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए जब कुछ करने के बारे में सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन एक उदाहरण बन जाता है। जैसा आपका जीवन आज है, बहुतों के लिए प्रेरणादायी है। ये आपके जीवन से संबंधित घटनाओं के साथ मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता आपको कितना बल देती है? आज के समय में जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आध्यात्मिकता कितना जरूरी है? आज मैं आपके सामने 2 शब्द जो बोलने के लिए मुझे जो ताकत है, आध्यात्मिकता का ही बोलते, क्योंकि मैं शायद कुछ बोलने से कोई सच समझेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं आप कैसे 3:30 बजे उठ जाते हैं, आप कैसे मैनेज करते हो? वो कहते हैं अच्छा गवर्नर मैडम क्या कर रहे हैं दिन भर, क्या कर कैसे वो टाइम पास कर रहे हैं। मैंने बोला देखिए, कभी कभी मुझे शरीर थोड़ा खराब लगता है तो नींद आ जाता है, तो फिर भी मुझे कोई बोलता है कि तुमको उठता है 3:30 बजे, 3:30 बजे कोई मुझे बोलता है उठो। लोग कहते हैं आपका एज हो गया, एज होने से कहते हैं कि नींद नहीं आता मुझे, लेकिन 9:30 बजे 10 बजे नींद अपने आप आ जाता है। कुछ कहाँ भी जाती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट मुझे दे देते हैं, मैं बोल लेती हूँ। मैं इतना पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, जो जस्ट मैंने ग्रेजुएट ही किया है, लेकिन मुझे पता नहीं ये जो बॉल है, आध्यात्मिक बॉल जरूर मुझे कुछ देता है। मैं तो यही विश्वास करती हूँ, मुझे ये तो विश्वास के ऊपर निर्भर करे, वो विश्वास करेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर और परमात्मा के ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। शायद अगर ये विश्वास बना रहे तो जीवन में बहुत सारी चीजें आसानी से हो सकती हैं। और आपका जीवन वो उदाहरण रहा है भाई, जहाँ लोगों की सेवा करते करते जब आप चीजें करते हैं, निस्वार्थ भावना से जब करते हैं, अपने नुकसान को किनारा करके, भले जो नुकसान हो गया उसके बारे में ज्यादा समय न देते हुए, जब दूसरों की सेवा में आप अपने आप को लगाते हैं, ईश्वर के साथ को अपने साथ रखते हैं, अपने सही पहचान को समझते हैं, तो शायद तब आप उन्नति की सीढ़ी पर पहुंचते हैं, आप एक ऐसे शिखर पर पहुंचते हैं। आज आप झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल हैं और आप के इस पोजीशन पर पहुंचते ही बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं। आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैं प्रश्न से ज़्यादा एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो शोषण के शिकार हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता आगे बढ़ने के लिए हो, लड़कियाँ हैं इसलिए। ऐसे समाज में जहाँ पर ये भेदभाव होता है, ऐसे समाज के प्रति भी, हमारे दर्शकों के प्रति भी और उन लड़कियों के प्रति भी आपका क्या मैसेज है, आप क्या शुभकामनाएं देंगी? देखिए, आज गवर्नमेंट, एक दिन था जो गवर्नमेंट भी नज़रअंदाज करते थे, लेकिन आज गवर्नमेंट लड़कियों के लिए इतने सुविधाएं दी है, लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत है, लड़की को जानकारी की ज़रूरत है। लड़की लोग अभी इतने हॉस्टल है, इतने सारे NGOs है, लड़कियों के लिए काम करते हैं। आज भी जो झारखंड में हूँ, आज भी लड़की को छोटेपन में ही शादी कर देते हैं, लेकिन कुछ लड़की लोग भाग जाते हैं और हॉस्टल में रहने लगते हैं, क्योंकि वो मेंटली और स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है। इसीलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझना, इक्वल समझना है। मन को कभी भी मैं कभी भी अपने आप को मैं आदिवासी हूँ, मैं ऐसे हूँ, कभी भी मैं सोचा नहीं मुझे होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा, क्योंकि ये मुझे ऐसे सोचते हो जो मुझे करके दिखाना है, मुझे ज़्यादा बल मिलता है। यस, वो मुझे ऐसे बोला, ठीक है मैं करके दिखाऊंगी। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, वो जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर वो कर लें कि भले कोई कितनी भी कठिनाई आए, ये उसे एक चैलेंज के रूप में लेकर चैलेंज से कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल।
राज्यपाल महोदया, आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आई, अपने जीवन के, अपने आध्यात्मिकता से, अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ इंटीमेट बातें आपने हम सबके साथ शेयर की। और इस एक मुलाकात में मैं समझता हूँ हम सारी चीज़ें तो आपसे नहीं पूछ पाए हैं, मगर जो कुछ भी आपने कहा, जो कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इनके साथ एक मुलाकात में हमने कुछ ऐसी बातें की हैं तो जीवन के लिए प्रेरणादायी हैं। उनका जीवन संघर्षपूर्ण होते हुए भी अनेकों की सेवा में आध्यात्मिकता के साथ ईश्वर को अपना साथी बनाकर जब उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया तो सफलता के शिखर पर पहुंची और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। आज की इस एक मुलाकात में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये कड़ी आपको पसंद आई होगी। फिर एक दूसरे मुलाकात में आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।